तो अगर आप फ्री ई बुक्स और टेस्ट सीरीज पाना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स को डाउनलोड कर लें। यहाँ पर आपको यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीयूईटी पीजी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, बी इकोनॉमिक्स, एम इकोनॉमिक्स जैसे 250 से वैदिक कोर्स मिलेंगे। अब आप अपने घर बैठे हमारे हार्ड कॉपी नोट्स भी मंगा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको एक क्वेश्चन करा रहे हैं और क्वेश्चन है एग्जामिन द परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंट एंड व्हाट पॉलिसी चेंज आर नीडेड टू अचीव हायर ग्रोथ इन एग्रीकल्चर। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आप कोई ऑब्जेक्टिव की जगह सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हो वहाँ पर आते, जैसे अभी देखिए हरियाणा में एग्जाम हो रहा है पीजीटी का भी और असिस्टेंट प्रोफेसर का भी, उसके लिए भी क्वेश्चन वैलिड रहता है। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में भी कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। या आप मान लीजिए कोई पेपर दे रहे हो बीए एमए का, वहाँ पर भी इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चाहे आप सब्जेक्टिव पढ़ो या ऑब्जेक्टिव पढ़ो, अगर आपके पास कंसेप्ट पर पकड़ है तो आप किसी भी तरीके का एग्जाम दे पाएंगे। तो यहाँ पे मैं जो अप्रोच अपना रहा हूँ वो सब्जेक्टिव अपना रहा हूँ। अगर आप किसी ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी ये वीडियो आपके काम की रहने वाली है। तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स में। और सबसे पहले तो इसका जो रोल होता है वो एम्प्लॉयमेंट में होता है। ऐसा कहते हैं कि इंडिया में लगभग एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ में 60% के करीब लोग काम कर रहे हैं। यानी कि 60% लोग ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। वहाँ पर वो अपनी मीन्स ऑफ रिसोर्सेज पाते हैं, अपने जीवन यापन के साधन पाते हैं। और ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो केवल और केवल एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए ही ज़रूरी नहीं है बल्कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ के भी लिए ज़रूरी है। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ में आप मान लीजिए टीवी बना रहे हो, फ्रिज बना रहे हो, एसी बना रहे हो, ट्रैक्टर बना रहे हो, ये सारे के काम इंडस्ट्रियल सेक्टर बनाने का काम करता है। लेकिन अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ नहीं आएगी तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि पॉपुलेशन के 60% लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, उनकी इनकम का लेवल लो रहेगा। और जब इनकम का लेवल लो रहेगा तो वो जाके सामान नहीं खरीदेंगे। यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है कि एग्रीकल्चर की ग्रोथ हो। साथ ही साथ देश के एक्सपोर्ट, क्योंकि भारत जो है वो अंडर डेवलप कंट्री है और अंडर डेवलप कंट्री भारत ही नहीं बल्कि बहुत सारे और भी अंडर डेवलप कंट्रीज़ जो गुड्स बेच रहे हैं वो बेचते हैं, आप कह सकते हो एक तरीके से एग्रीकल्चर गुड्स को वो बेचते हैं विदेशों में। तो इसका मतलब ये हुआ कि एग्रीकल्चर तीन नज़रिए से हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, दूसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर के ग्रोथ के लिए एग्रीकल्चर ग्रोथ बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर सेक्टर का कंज्यूमर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंज्यूमर है एग्रीकल्चर सेक्टर। और तीसरा आप सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देश की जो एक्सपोर्ट है उसमें भी एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो इन तीन की पॉइंटों के साथ आप ये बता सकते हो कि आखिरकार इंडियन इकोनॉमी किस तरीके से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये एक तरीके की स्टार्टिंग है। आप चाहो तो इसको भी अवॉइड कर सकते हो, आपके पास टाइम की शॉर्टेज हो, लेकिन मैं तो आपसे यही उम्मीद करूंगा कि इस तरीके से आप आंसर लिखोगे। आगे आपसे बोल रहा है कि द एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। देखिए हमने आपको बताया इंडिया में एग्रीकल्चर की परफॉर्मेंस बतानी है तो 3 फेजेस में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला है 1951 से लेकर 65 का फेज, दूसरा है 1966 से लेकर 91 का फेज और तीसरा है 1991 से लेकर अब तक का फेज। तो पहले फेज को हम बोलते हैं प्री ग्रीन रेवोल्यूशन फेज, दूसरे फेज को बोलते हैं फ्रॉम ग्रीन रेवोल्यूशन टू प्री रिफॉर्म फेज, यानी कि 1991 में रिफॉर्म आया उससे पहले तक का फेज, और 1991 के बाद को हम बोलते हैं पोस्ट रिफॉर्म फेज। यानी कि इंडियन के एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ है उसको 3 हिस्सों में हमने डिवाइड कर लिया है। आपको दोस्तों मैं ये भी बता देता हूँ कि फर्स्ट फेज जो है वो फर्स्ट यूज, सेकंड, थर्ड 5 ईयर प्लान को कवर करता है। जो सेकंड फेज है वो आपके 4th, 5th, 6th, 7 और जो एनुअल प्लान इंडिया में आए थे उनको कवर करता है। इसके अलावा 1991 के बाद जो आपका 8, 9, 10, 11, 12 जो 5 ईयर प्लान है उनको कवर करता है। और 2017 के बाद आपको पता है अब इकोनॉमिक प्लानिंग खत्म होकर नीति आयोग बन गया है और वो काम कर रहा है। यानी कि हर बार अलग अलग स्टेप पे योजनाएं बनाई जा रही हैं। तो हमने आपको बताया कि एग्रीकल्चर सेक्टर को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। उसके बाद आपको याद रखना है कि सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्री ग्रीन रेवोल्यूशन पीरियड, यानी कि 1951 से लेके 1965 तक की स्थिति में। उस स्थिति में जो हमारा कोशिश की गई वो ये कोशिश की गई कि एक्सटेंसिव कल्टीवेशन पर जोर दिया जाए। एक्सटेंसिव कल्टीवेशन का मतलब है कि जो लैंड, जो भूमि बेकार पड़ी हुई है उसको एग्रीकल्चर के कायम बनाया जाए, यानी कि भूमि को जितना हो सके बढ़ाया जाए। क्योंकि जिस समय की बात हम कर रहे हैं न तो देश में इरिगेशन की प्रॉपर फैसिलिटीज़ थी, न देश में प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी थी, ना ही देश में प्रॉपर तरीके से मशीन थी। तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि जो ज़मीन एक तरीके से आप कह सकते हो कि आप उसको एक्सटेंसिव कल्टीवेशन बनाओ। 2 तरीके की कल्टीवेशन होती है,
इंटेंसिव कल्टीवेशन का मतलब हुआ कि ज़मीन सेम रहेगी लेकिन आप उसमें टेक्निक को इम्प्रूव करके आप प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करो। एक्सटेंसिव कल्टीवेशन का मतलब है कि ज़मीन आपकी फिक्स रहेगी, सॉरी टेक्नोलॉजी आपकी फिक्स रहेगी या बहुत कम परिवर्तन आएगा, लेकिन बाकी के फैक्टर्स को आप इम्प्रूव करके इंक्रीज़ करके आप अपनी जीडीपी को इंक्रीज़ कर सकते हो। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की बात की, अच्छा दूसरा ये भी बात की कि जो वेस्ट लैंड है उसको यूज़ लायक बनाया जाए। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म हुए। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म का मतलब टेंडेंसी रिफॉर्म्स। टेंडेंसी रिफॉर्म्स के बारे में दोस्तों अलग से एक वीडियो हम डिटेल बनाने वाले हैं, जहाँ पर हम आपको बताएंगे किस तरीके से जमींदारी प्रथा, जमींदार एवोल्यूशन किया गया, सीलिंग किस तरीके से काम की, किस तरीके से टेनेंसी रिफॉर्म्स हुए। लेकिन यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि इसको भी इसी योजना में, इसी जो प्लान है 1951 से लेकर 65 के बीच में लागू किया गया। इसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट ने जो प्रायोरिटी दी गई ताकि किसी भी तरीके से जो किसान है उसके पास सीड पहुँचे, उसके पास फर्टिलाइज़र पहुँचे, इसको प्रायोरिटी के बेस पे स्टार्ट किया गया। द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया ताकि जो रूरल एरिया है, जो रूरल एरिया में पिछड़े हुए लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको अपलिफ्ट किया जा सके। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी इसी फेज़ में स्टार्ट किया गया। इसके अलावा दोस्तों द टोटल एग्रीगेट आउटपुट ग्रो इन दिस पीरियड एट एनुअल एवरेज रेट 3.1%। इस रेट में, इस वाले दौर में एनुअल ग्रोथ रेट 3.1% की हुई, जो कि पिछले दौर में, जो कि 1900 से 1945 के दौर में मात्र 0.39% थी। इसके अलावा हम दो तरीके के मतलब फूड आइटम को दो तरीके से हम डिवाइड सकते हैं, या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, फूड एग्रीकल्चर और दूसरा नॉन फूड एग्रीकल्चर। जो फूड एग्रीकल्चर है उसका वेटेज 60% था, जो नॉन फूड एग्रीकल्चर है उसका वेटेज 40% था। फूड एग्रीकल्चर में जो ग्रोथ आई है वो आप कह सकते हो एक तरीके से 2.9% से आई है, जो कि है 1950 से लेके 1965 तक। इसके अलावा नॉन फूड आइटम में जो ग्रोथ आई है वो आई है 3.5, यानी कि आप देख सकते हो कि जो नॉन फूड ग्रो आइटम है उनमें कंपैरेटिवली ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है 1951 से लेके 1965 के दौर में। बात करें दोस्तों सेकंड फेज़ की, सेकंड फेज़ हमारा स्टार्ट होता है, सेकंड फेज़ हमारा स्टार्ट होता है 1966 से लेके और 1961 तक, जिस समय ग्रीन रेवोल्यूशन आ चुका था। दोस्तों ग्रीन रेवोल्यूशन पे भी हम अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि 1961 में, 1966 में जाकर, बल्कि उससे पहले से ही हमने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये शुरू कर दिया था। 1966 में एक तरीके से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ख़ास तौर पे गेहूँ, चावल, इन सब चीज़ों में जो आउटपुट है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ा, और इंडिया जो कि गेहूं के लिए इंपोर्ट करता था, आपको याद होगा 1961 में इंडिया की और इंडिया का फाइट हुआ, इंडिया का युद्ध हुआ था, 1965 में भी इंडिया का युद्ध हुआ है। इस पूरे दौर में सबसे बड़ी दिक्कत हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर की आई, क्योंकि लोगों के पास खाने को ही पैसे नहीं थे। तो इस वाले फेज़ में क्योंकि हमने नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, नए इक्विपमेंट हमारे पास आए, और नए सीड आए, वाईवी सीड, जो कि ख़ास तौर पे अच्छी उर्वरकता वाले बीज थे, इनकी वजह से देश में प्रोडक्शन का जो लेवल है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा। यानी कि जो इस केस में, इसीलिए इसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के केस में आप जैसा कि देख सकते हो, नंबर 1 हमारे पास में क्या क्या फ़ायदे हुए। ग्रीन इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग, शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी फसलें पैदा होने लग गई। देश में एक बार में जब एक फसल पैदा होती थी, नई वाईवी सीड आने की वजह से एक ही सर्कल में 3-3 फसलें पैदा होना स्टार्ट हो गई। इसके अलावा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा एम्फिसाइसिस किया गया ताकि नई नई तरीके से ग्रोथ हो, नई नई तरीके से डेवलपमेंट हो, हमें समझ में आए कि आखिरकार हम किस तरीके की टेक्निक का यूज़ करके प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इम्प्रूव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हमने यूज़ की, क्योंकि देश में सिंचाई के उपकरण यूज़ किए गए, देश में इलेक्ट्रॉनिक मतलब बिजली का कुछ हिस्से तक इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका था देश में इस समय आते आते। तो इन सब की वजह से सिंचाई के लिए ट्यूबवेल्स वगैरह स्टार्ट होना शुरू हो गए। तो इस सब की वजह से देश में एग्रीकल्चर में आपको ग्रोथ देखने को मिली। इसके अलावा बहुत सारे इंस्टीट्यूशन थे, जैसे नेशनल फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, नाबार्ड, इन सब के जो रोल है उनको कम किया गया ताकि मार्केट में फ्री मार्केट की तरह एक तरीके से काम किया जा सके। फार्मर वर गारंटी टू मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इस दौर में मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी स्टार्ट किया गया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब ये हुआ कि एग्रीकल्चर में जो किसान है वो मान लीजिए गेहूं बनाता है, चावल बनाता है, और बहुत बड़ी मात्रा में गेहूं चावल बन जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो मार्केट प्राइस है गेहूं चावल का बहुत कम डिसाइड होगा। गवर्नमेंट के द्वारा किसानों को ये सुविधा दी गई कि ठीक है, अगर आपका मार्केट प्राइस से भी कम पर बिकता है,
या आपकी कॉस्ट वसूल नहीं होती है, तो आप सारा का सारा गेहूँ या चावल या जो भी आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसको आप हमें बेच सकते हो। तो इस तरीके की स्कीम भी गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई। इसके अलावा इस पीरियड में इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, जिसको IRDP कहते हैं। इस दिस प्रोग्राम डिमांडेड फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ह्यूमन रिसोर्सेज। बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, उनको रोजगार मिले, उन ह्यूमन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो, साथ ही साथ जो अपलिफ्टिंग हो, यानी कि ग्रामीण जनसंख्या की अपलिफ्टिंग की बात इस पूरे के पूरे प्रोसेस में की गई। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आपको 2 फेजेस के बारे में बताया। आगे हम कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को। इसके अलावा इन दिस पोस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन पीरियड द कंपाउंड एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट इज 2.73%, और इसके अंदर जो फूड ग्रेन है वो 2.65% और नॉन फूड ग्रेन 3.02% से ग्रोथ हुआ है। तो दोस्तों ये इसकी परफॉर्मेंस है। बेसिकली जब 1965-66 में एग्रीकल्चर में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई, और लेकिन धीरे धीरे करके क्योंकि जो ज़मीन है उसकी फर्टिलिटी पावर बहुत लिमिटेड है, लेकिन और बार बार हम उर्वरक का यूज़ कर रहे थे, बार बार हम उसमें खाद का यूज़ कर रहे थे, उसकी वजह से धीरे धीरे हुआ ये दोस्तों कि जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़मीन की वो घटती चली गई। इसीलिए हमें एक नई रेवोल्यूशन की ज़रूरत है। इसके ऊपर एक आर्टिकल भी, बहुत सारे पॉपुलर आर्टिकल भी हैं कि भाई आखिरकार हमें नई ग्रीन रेवोल्यूशन की आवश्यकता क्यों है। उसके ऊपर दोस्तों हम कभी और बात करेंगे। फिलहाल आप थर्ड फेज़ की बात कर लीजिए। थर्ड फेज़ के अंदर यानी कि ये वो पीरियड है जब 1991 में आप कह सकते हो एक तरीके से भारत WTO का सदस्य बन चुका था। भारत ने अपने ओपन इकोनॉमी जो है वो ओपन कर दी थी विदेशों के लिए, और एग्रीकल्चर पे कई सारे एग्रीमेंट जो है वो लागू हुए इंडिया के ऊपर भी कि एक लिमिटेड मात्रा में ही आप सब्सिडी दे सकते हो, आप बहुत ज़्यादा किसानों की डायरेक्टली हेल्प नहीं कर सकते हो, ख़ास तौर पे ये जिससे ये साबित हो कि आप इसलिए कर रहे हो ताकि विदेशों में आप अपना सस्ता सामान बेच सको। तो कई सारे बैरियर इंडिया पे लगाए गए। उसके बावजूद भी इस दौर में इंडिया ने एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है, सस्टेनेबल ग्रोथ है। इसके अलावा किसानों की इनकम भी इस देर में इंक्रीज़ हुई है। इसके अलावा हमारा जो एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर का वो भी इंक्रीज़ हुआ इस दौर में। और साथ ही साथ आप कह सकते हो एक तरीके से कि इंडिया ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इस परफॉर्मेंस के बारे में आप एक टेबल के माध्यम से देख सकते हो। टेबल में आप देख सकते हो कि जो राइस का प्रोडक्शन है 1990 में वो 73.9 था, जो कि बढ़कर 1990 में 118.9 लाख हेक्टेयर हो गया, मतलब टन हो गया। इसके अलावा अलग अलग आइटम के आप अलग अलग देख सकते हो। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इंडिया में ईयर बाई ईयर ग्रोथ हुई है। दोस्तों ये टेबल आपके सामने है, इसी को थोड़ा बहुत बढ़ाकर आप चाहो तो एक्सप्लेन कर सकते हो। अब पॉइंट ही आपको एक्सप्लेन करने हैं। अगर एग्रीकल्चर में अगर आपको इस तरीके की चीज़ें पता हैं तो आप इसको आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो। दोस्तों ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि जो फूड आइटम है राइस, वीट, पल्सेस, उसमें भी इंक्रीमेंट देखने को मिला है, लेकिन पल्सेस में उतना इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिला जितना कि हमें वीट में देखने को मिला है। इसके अलावा ऑयल सीड, शुगर केन, कॉटन, जूट एंड मेस्टा, इन सब में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, लेकिन ज़्यादातर जो इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है वो मिला है गन्ने में और ऑयल सीड में। तो इसके माध्यम से दोस्तों आप एक्सप्लेन कर सकते हो अपनी वीडियो अपने चैप्टर को। लेकिन मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपको ये भी इसमें ऐड करना है कि ऐसा नहीं है कि किसानों की स्थिति आज भी बहुत अच्छी हो गई है। अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं, वो भी सामने आ रही हैं, जैसे कि डिक्लाइन इन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। हालांकि गवर्नमेंट के द्वारा कई सारी योजनाएं शुरू की गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखोगे तो किसानों को बहुत कम क्रेडिट अभी भी उपलब्ध हो पा रही है। जितनी उनको ज़रूरत है उतनी क्रेडिट उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इसके अलावा आप कह सकते हो इंक्रीज इन रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी इन एग्रीकल्चर ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे एग्रीमेंट हुए हैं, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स। इसके बारे में दोस्तों आप पढ़ोगे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में, हमने WTO के ऊपर अलग वीडियो बनाई हुई है। क्योंकि देखिए हर चीज़ को आप यहाँ पे बताओगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ज़बरदस्ती जो बच्चा ब्लू बॉक्स और के बारे में पढ़ने नहीं आया उसको ब्लू बॉक्स पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको जो वीडियो मैं बीच में रिकमेंड करूँ अब वो भी एक बार देख लें अगर आपकी आवश्यकता है तो इस तरीके से WTO के एग्रीमेंट में खेती को, खासतौर पे एग्रीकल्चर को बहुत ही नुकसान हुआ है, और एग्रीकल्चर का एक तरीके से आप कह सकते हो अनदेखा किया गया है WTO के पूरे प्रोसेस में। इसी की वजह से, इस डेट की वजह से बहुत सारे किसान सुसाइड करते हैं। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हमारा कोई वर्क नहीं है एग्रीकल्चर सेक्टर में खास तौर पे, जिसकी कि बहुत आवश्यकता है। इसके अलावा आप देखोगे तो रीजनल डिस्पैरिटीज़ है। इंडिया में भी बात करें तो केवल नॉर्थ का जो स्टेट है
जिसमें यूपी का नॉर्थ यूपी आता है, इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे ही ग्रीन रेवोल्यूशन आया। और आप देखोगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ग्रोथ की है वो तमिलनाडु और इस तरीके के जो राज्य हैं उन्होंने ही की है। तो इस तरीके से दोस्तों नेशनल डिस्पैरिटीज़ बढ़ती है। तो अब हम अगर हम क्वेश्चन पे वापस आए तो देखिए क्वेश्चन ये था हमारा जो कि हमने पढ़ा था कि एग्जामिन दी परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंट। तो इसमें भी दोस्तों मैंने आपको परफॉर्मेंस के बारे में बात की, एग्रीकल्चर की परफॉर्मेंस। देखिए टॉपिक में कुछ और भी ऐड हो तो आप अपने हिसाब से इसको ऐड कीजिएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस तरीके से देना हो तो इस तरीके से ही आप दें। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है कि व्हाट पॉलिसी चेंज आर नीडेड टू अचीव हायर ग्रोथ इन एग्रीकल्चर। तो दोस्तों अगर आपको ये वाली वीडियो देखनी है तो आप हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से ही देख पाएंगे। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक यू।